This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कदिब व अअयुनना मिनल खियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। बच्चे, लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम लोगों ने ISA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। उसमें हमने प्रिंसिपल या मेन कंटेंट्स एंगेजमेंट लेटर के पढ़े थे। शायद कुछ बच्चों की कल क्लास रह गई थी, क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर दिया था। तो मैं कोशिश करता हूं जल्दी से मैं रिकॉल कर दूं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम जितने भी एडिशनल कंटेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी बच्चों। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे, क्लाइंट, ऑडिटर, क्लाइंट और ऑडिटर के इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। और क्या डिसाइड हो रही है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिट की इंगेजमेंट्स डिसाइड हो रही है। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट्स। इसमें करेगा क्या? इसमें ऑडिटर साहब एक इंगेजमेंट लेटर लिखेंगे और लेटर लिखने के बाद उसमें सिग्नेचर्स, क्लाइंट के भी होंगे और ऑडिटर साहब के भी होंगे। ऑडिटर साहब अपने सिग्नेचर करके पहले ये लेटर
लिखेंगे सारे का सारा, डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के बाद उठाएंगे, ये क्लाइंट को भिजवा देंगे, क्लाइंट को कहेंगे इस पे साइन करो। जितनी भी टर्म्स हैं इस ऑडिट की, जो मैं आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करने वाला हूं, जिसके लिए मैं ऑडिटर अपॉइंट हो रहा हूं, उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, आप पढ़ लें और सिग्नेचर कर दें। क्लाइंट पहले सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर करके वापस करेगा ऑडिटर को, ऑडिटर साहब इस पे सिग्नेचर कर देंगे। ये अब इंगेजमेंट लेटर, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के जितनी भी टर्म्स थी इस ऑडिट एंगेजमेंट की, अब दोनों क्लाइंट और ऑडिटर इन दोनों की आपस में एग्री हो गई। अब उनमें मेन क्या क्या कंटेंट्स हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे। बच्चे सिर्फ एक मिनट। सर काइंडली सर रिपीट कर दें। अभी सर मीटिंग अनलॉक हुई है तो सर उसने गलती से लॉक कर दी थी मीटिंग, निकाल दिया क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे कोशिश किया करो मीटिंग क्लास जो है ना वो टाइम पे ज्वाइन किया करो। और हो जाता है कभी कभी मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कल मैं बहुत पहले का उठ के और सब कुछ करके बैठा हूँ और नेट कनेक्ट ही नहीं हो रहा है और पूरा दिन गुजर गया। सम टाइम ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मुझे पता है ऐसा है, लेकिन ये सर डेली की रूटीन मत बनाए सर इसको, ठीक है। टाइम पे सर ज्वाइन किया था, लेकिन सर वो फीस पे थी, पता नहीं सर उसने क्यों निकाला। मैं सर वीर को कॉल करके कहा था कि अरे मीटिंग कोई बात लॉक है, नहीं, कैसे एंटर हो हो। जाता है, वो उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा। नहीं, मैं ये जनरली कर रहा हूँ, ये किसी एक स्पेसिफिक बच्चे को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक और मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा और उस पर मुझे आप सब लोगों के कमेंट्स भी चाहिए। कौन कौन मौजूद है और कौन क्लास में मौजूद नहीं है आज? अली शेर साहब मौजूद है क्लास में, मुजम्मिल साहब मौजूद है, अनीस साहब भी हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, कल से हमारी क्लास का टाइम मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। मुझे आप लोगों से कॉन्सेंट लेनी है और मैं प्रेफर करना चाहूंगा कि आप ना काइंडली इस चीज को मेरा सपोर्ट करें। ऑडिट का पेपर कंपैरेटिवली बाकी पेपर्स की निस्बत ज्यादा मुश्किल होता है, टेक्निकल होता है भी थ्योरेटिकल पेपर। और थ्योरेटिकल पेपर को उस तरह से जैसे न्यूमेरिकल पेपर्स में इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसको पढ़ा जा रहा होता है, जैसे उसको सॉल्व किया जा रहा होता है, उसकी प्रैक्टिस की जा रही होती है, इसकी तरफ हम इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से हमारा फेलियर रेट इसमें कंपैरेटिवली न्यूमेरिकल पेपर्स की निस्बत ज्यादा होता है। और ये पेपर है भी थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि इसमें स्ट्रेट क्वेश्चंस भी नहीं आते, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और साउंड माइंड के साथ आपको इसे सॉल्व करना होता है। तो मैं चाह रहा हूं इस पेपर की हम जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करें। उसके लिए मैंने प्लान बनाया है कि मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास जो 8 बजे हो रही थी, मैं उस क्लास को उसका टाइम चेंज करवाऊं। मेरी टीचर के साथ बात भी हो गई है कल, तो अगर आप की क्लास में 8 बजे से 9:15 बजे के, उसमें ये होगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा मिल जाएगा, 1.25 घंटा कम से कम हमें मिल जाएगा।
1 और 15 मिनट्स की हमारी क्लास हो जाया करेगी, 75 मिनट्स की। उसके बाद बच्चे हम 45 मिनट्स का डेली बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट कर लिया करें। जो आपने लास्ट डे पढ़ा हुआ हो, वेरी नेक्स्ट डे उसका हम टेस्ट ले लिया करें। इससे आपकी इन राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको जो बहुत ज्यादा घर में एफर्ट करनी पड़ रही होगी, आपने कुछ कॉन्सेप्ट समझे, न्यूमेरिकल में तो ये है ना, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर ठीक नहीं आया, आपको पता चल गया कि भी मैंने कॉन्सेप्ट ठीक अप्लाई नहीं किया। थ्योरेटिकल में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, आपने उसको उसी तरह से अंडरस्टैंड किया नहीं किया, गलत अंडरस्टैंड तो नहीं कहीं कर लिया, आपका पता नहीं चलेगा जब तक आप टेस्ट नहीं सॉल्व करोगे। तो इसके लिए अभी तक तो जो ज्यादातर हमारे टॉपिक्स चल रहे थे वो रिटेंशन बेस्ड थे। हाँ, उसमें 2 टॉपिक्स हमने एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ ली हैं, एक कंपनीज एक्ट का पोर्शन और एक कोड ऑफ एथिक्स का पोर्शन। उसके अलावा जितने भी बाकी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो रिटेंशन बेस्ड है। हाँ, इस टॉपिक के बाद से ऑनवर्ड मैं चैप्टर 14 डायरेक्ट स्टार्ट करवाऊंगा, जो कि हमारा प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड। उसमें हमें बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना? तो कल से बच्चे इंशाल्लाह आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई किसी की क्लास वगैरह कोई इश्यू तो नहीं है? उसकी रीजन मैंने बताई है, रीजन क्या है? जी मुजम्मिल नहीं साहब। सर, ठीक है सर, टाइमिंग ये वाली। नहीं मुजम्मिल, मेरे पास ना इसके अलावा बच्चे टाइम नहीं है। हाँ, ये अभी मंथ है जून, मई का। जून मिड में कुछ टाइम चेंज करने की हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी होगी। नफीस बच्चे, इको की क्लास की टाइमिंग हो जाएगी हमारी, इकोनॉमिक्स की क्लास की टाइमिंग हो जाएगी 9:15 से 10:15, 9:15 से 10:15 तक। मुजम्मिल, तुमने पहले ही प्लान बना लिया है, ऐसा नहीं करना बच्चे। कोशिश करनी है पूरी कि आपने क्लास पूरे टाइम पे ज्वाइन करनी है, ठीक है ना? ये पहले ही आप प्लान बना लें, वो तो मैं इंशाल्लाह करूंगा, वो तो मैं इंशाल्लाह पूरी फिट करूंगा। ठीक हो गया जी बच्चे, डन हो गया बच्चे। कल से अब ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है? ग्रुप में मैसेज भी बच्चा कर दीजिएगा, आप में से कोई भी बच्चा ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। क्लास की टाइमिंग हमारी 8 to 9:15 होगी, 9:15 से 10 o'clock तक हमारा टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है? 8 to 9:15 हमारी ऑडिट की क्लास की टाइमिंग है कल से, और 9:15 से 10 o'clock तक टेस्ट है। और आज कल हमारा जो टेस्ट होगा वो होगा ISA 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आज जिस टॉपिक तक मैं मुकम्मल पढ़ा लूंगा उसी टॉपिक तक आपका टेस्ट होगा कल, ठीक है जी बच्चे? जी। और जो बच्चे आपके रह गए हैं टॉपिक्स, आप परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह जैसे ही हमें वक्त मिलेगा मैं पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है ना? कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है वो टॉपिक्स। जब आप लोग बाकी सब सिलेबस पढ़ते जा रहे हो, वो जो रह गए हैं टॉपिक्स आप देखिएगा, जब मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये तो हमने पढ़ भी नहीं है दोबारा फिर, ठीक है? तो इरम बच्चे, आपने बिल्कुल भी इस चीज से परेशान नहीं होना। जैसे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक है, वो हमने 2 दफा पढ़ लिया। हाँ, इनहेरेंट लिमिटेशन का टॉपिक है, वो हमने नहीं पढ़ा। बाकी मैक्सिमम टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है? तो आपने उस चीज से परेशान नहीं होना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर ये अच्छा, आज मैंने सर आप क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये डिस्कस कर दें सर शुरू से, और सर कल वाला सर लेक्चर भी शेयर कर दें। वही डिस्कस करने लगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे, क्लाइंट और ऑडिटर, क्लाइंट और ऑडिटर का आपस में मुआहिदा होने वाला है, एग्रीमेंट होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है।
अब उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लाइंट की हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की हैं। ऑडिटर को पता है कि मैंने क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है, कम्युनिकेट करना है, उसको बताना है कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। ऐसा ना हो एट द एंड क्लाइंट मुझे कहे आपने ये भी काम करना था, आपने ये भी नहीं किया। ये काम जो क्लाइंट के हैं वो भी मुझे कहे नहीं जी आपने ही करने थे, मुझे थोड़ी पता है कि मैंने करने हैं। तो ऑडिटर उससे पहले एक एंगेजमेंट लेटर लिख लेता और उसमें बता देता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे करने वाले काम क्या है, मेरे इस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। और वो क्लाइंट को एक लेटर लिख के, जिस लेटर को हम कहते हैं एंगेजमेंट लेटर, वो सेंड कर देता है। जैसे ही वो लेटर क्लाइंट के पास पहुंचता है, क्लाइंट उसको पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करता है, समझता है, उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है। सिग्नेचर करने के बाद वो क्लाइंट वो लेटर ऑडिटर को दोबारा सेंड बैक करता है, ऑडिटर उस पर अपने सिग्नेचर कर लेता है। ये इन दोनों के दरमियान में मुआहिदा हो गया। ये बच्चे बात क्लियर हो गई। अब ये एंगेजमेंट लेटर है। इस एंगेजमेंट लेटर में जो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव, इस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका स्कोप क्या होगा, किस कंपनी का किस पीरियड का ऑडिट हमने करना। और उसके बाद दूसरी बात, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी किसकी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिटर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। जैसे आपको पता है कल हमने प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जिक्र किया था, आपको शायद याद होगा। हमने कहा था प्रीपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद आई बात। इसके साथ ही साथ हमने कहा था इंटरनल कंट्रोल्स दैट इज नेसेसरी for the preparation of the financial statement that gives true and fair view, ये भी हमने बात पढ़ी थी। फिर उसके बाद पढ़ा था प्रोवाइड एक्सेस टू, और उसमें फिर फर्दर तीन बातें पढ़ी थी, मैं यहाँ पे वो नहीं मेंशन करूंगा। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर साहब ने क्या करना है। ऑडिटर साहब ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देखें, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट ने बनाई है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर के पास आ जाएगी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर के पास आई। अब ऑडिटर का काम शुरू हो गया। ऑडिटर ने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बना के ऑडिटर साहब को दी हुई है, ऑडिटर साहब के पास ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई, ऑडिटर साहब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। और वेरिफिकेशन करने के बाद इस पे इन्होंने इशू करनी है रिपोर्ट।
और बता दें कि रिपोर्ट का फॉर्म क्या होगा, फॉर्मेट, और रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होंगे, वो एंगेजमेंट लेटर के साथ अनेक्सर अटैच कर, और साथ साथ ये भी बता दें कि जो मैं रिपोर्ट इशू करूंगा इसमें कुछ वेरिएशन आ सकती है। आपको कल मैंने एक एग्जांपल से बात समझाई थी, याद होगी आपको। मैंने कहा था कि आपने एक रिपोर्ट का फॉर्मेट एज इट इज मैनेजमेंट को बता दिया कि मैं इस फॉर्मेट पे रिपोर्ट इशू करूंगा, लेकिन अगर आपको ड्यूरिंग ऑडिट उसमें कुछ गलतियां नजर आ जाती हैं, या यूजर को कोई आप एडिशनल बात बताना चाहते हो ऐसी जिसका यूजर को आपको लग रहा है कि पता नहीं है, अगर पता है भी आप चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अमूमन देखा होगा, ये हमारे साथ एक्सपोजर हो जाता है, हम गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं, ड्राइवर हमारे साथ वाली सीट पे गाड़ी ड्राइव कर रहा है, हमने देखा कि आगे कोई जंप वगैरह आ गया है या कोई सड़क अनबैलेंस है, हमें नजर आ रहा है और हमें पता भी है ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हम फिर भी उसे कह रहे होते हैं कि देख के, आगे सड़क ठीक नहीं है। इसका क्या मतलब है कि क्या ड्राइवर देख नहीं रहा है, और वो आपको कह भी रहा होता है जी जी मैं देख रहा हूं, आप फिर भी कह रहे हो उसे जरा देख के। सम टाइम हम क्या कह रहे होते हैं, यूजर को कह रहे होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे हाथ में आ गई है, उसमें ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा देख के इसको पढ़ लेना। उस सिचुएशन में हमें अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ सकता है, हम अपनी रिपोर्ट में कुछ एडिशनल बातें बता देते हैं, उसके अलावा वो रिपोर्ट कहलाती है मॉडिफाइड रिपोर्ट। जरा ये देखिएगा, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर हम रिपोर्ट एज इट इज जो फॉर्मेट मौजूद है, जो फॉर्म मौजूद है, वो रिपोर्ट इशू कर दें तो वो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है। अगर उसमें कोई भी चेंज लेके आएंगे, उसमें थोड़ी सी भी तब्दीली करेंगे, वेरिएशन करेंगे, वो रिपोर्ट बन जाएगी मॉडिफाइड रिपोर्ट। अब मॉडिफाइड रिपोर्ट में क्या, अगर तो हम कह रहे हैं सब ठीक है, कुछ गलत नहीं है, तो ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है, हमने तो कोई बात गलत नहीं की, हमने तो नहीं ये कहा कि कंपनी ने काम ठीक नहीं किया हुआ। और अगर हम कह दें कि उनमें से तीन बातें हो सकती हैं, हम कहते हैं हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, हमें आप अच्छे ही नहीं लगे, या हमें आपकी समझ ही नहीं आई, तो ये ओपिनियन हमने बदल डाली, इस ओपिनियन को कहते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। ये जरूरी नहीं है कि हर मॉडिफाइड रिपोर्ट मॉडिफाइड ओपिनियन के साथ हो सकता है रिपोर्ट मॉडिफाई हो लेकिन ओपिनियन मॉडिफाई ना हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडिफाइड रिपोर्ट एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। ये टॉपिक हमारा 14 का, चैप्टर 14 का, जो इसके फौरन बाद मैंने स्टार्ट करना, अभी का टॉपिक नहीं है, लेकिन बात सिर्फ ये समझानी है। तो उसमें अगर कोई वेरिएशन आ जाए तो हमें वो भी बता देनी है कि हो सकता है हमें जरूरत के तहत अपनी इस रिपोर्ट में कुछ एडिशन करना पड़ जाए, कोई नया पैराग्राफ ऐड करना पड़ जाए, तो हमारे पास वो भी राइट है, हम वो भी ऐड करेंगे। तो ये बात जान लो, आईएसएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक। तो ये कंटेंट्स थे जो बच्चे हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आप लोगों को इन कंटेंट्स तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ये देखिए मेंशन भी कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे बच्चे हमने जो कंटेंट पढ़ा वो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप था, आपको शायद याद। फिर उसके बाद बच्चे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमने कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही होगा जी बच्चे। फिर उसके बाद बच्चे प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर उसके बाद फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, फिर उसमें कोई वेरिएशन वगैरह भी आ जाती। ठीक है जी बच्चे। बच्चे एक स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है, अगर आप वो रिपोर्ट एज इट इज प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो रिपोर्ट आपकी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट कहलाती है।
उसमें कुछ एडिशनल पैराग्राफ जैसे एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अभी आपको नहीं पता इरम बच्चे, अदर मैटर पैराग्राफ, अगर हम उसमें एडिशन कर दें तो अब रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये रिपोर्ट तो मॉडिफाइड है, लेकिन हमने अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं किया। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम रिपोर्ट तो मॉडिफाई करते हैं लेकिन ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करते, ठीक है जी। और बच्चे इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, वो पॉइंट रह गया, वो मैं लिख देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको हमने सबसे पहले नंबर पे पढ़ा था, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा मैंने खराब कर दिया। वो ये था बच्चे AFR, ठीक है जी बच्चे। आइडेंटिफाई करना कि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वो उस फ्रेमवर्क के मुताबिक हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके मुताबिक बनाएगी, वो उस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक है जी बच्चे। अब यहाँ तक बच्चे आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई हैं, मुझे बता दीजिएगा कोई प्रॉब्लम। जी ठीक होगा जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अभी तक तो हमने ये पढ़े हैं मेन कंटेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं एडिशनल कंटेंट्स। अच्छा, एडिशनल कंटेंट्स का क्या मतलब, ये कंटेंट्स जो मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूं, ये बवक्त जरूरत हमें एंगेजमेंट लेटर में ऐड करना है। अब मैं जितने भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, हो सकता है किसी एक क्लाइंट पे सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर दूं, या हो सकता है किसी पॉइंट क्लाइंट के लिए हमें किसी एक पॉइंट की या दो पॉइंट्स की जरूरत पड़े, बाकी पॉइंट्स की जरूरत ना पड़े। तो ये हमें डिसाइड करना है। मेन कंटेंट्स जो पढ़े हमने, हर क्लाइंट की सिचुएशन में वो ऐड होंगे ही होंगे, उनमें से कोई पॉइंट भी मिसिंग नहीं हो सकता, हर पॉइंट ऐड होगा। बट जो अब एडिशनल कंटेंट्स पढ़ाने वाला हूं एंगेजमेंट लेटर के, ये जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट की सिचुएशन में ये सारे के सारे मौजूद हो सकता है किसी एक क्लाइंट के लिए सभी के सभी पॉइंट्स ऐड हो जाएं, और ये भी मुमकिन है कि किसी क्लाइंट के लिए इनमें से 2-3 पॉइंट्स ऐड हो, बाकी पॉइंट्स हम इग्नोर कर दें। तो ये है एडिशनल कंटेंट। ये कहा जा सकता है ना, जब समटाइम हम कहते हैं हम कुछ एडिशनल बातें, किसी कुछ बातों को आपने एक्सप्लेन करना हो, ज्यादा इलेबोरेट करना हो, तो ये एडिशनल कंटेंट्स ऐड किए जाते हैं। अब वो एडिशनल कंटेंट्स कौन कौन से हैं, वन बाय वन बचे। सबसे पहले आपने स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को बता तो दिया, लेकिन हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये जो मैनेजमेंट है ना, मुझे इसे जरा ज्यादा वजाहत से बताना चाहिए, ज्यादा इलेबोरेट करके बताना चाहिए कि स्कोप से क्या मुराद है। तो आप इलेबोरेशन करना चाह रहे हो, उसे बताना चाह रहे हो कि मेरा स्कोप क्या होगा ऑडिट का, मोर इलेबोरेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, इसके अलावा आप कम्युनिकेट करोगे, आप कम्युनिकेट करते हुए किनको कम्युनिकेट करोगे, एड्रेस ही कौन होगा, और उसका फॉर्म क्या है, फॉर्मेट क्या है उसका। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट के दौरान आपको आपकी कुछ क्यूरीज है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स को नहीं बताना चाहते हो,
कि यहाँ ये खराबियां मुझे नजर आई हैं, इनको ठीक करवाओ। तो आप कम्युनिकेट किन से करोगे? डू स्टार्ट विद गवर्नेंस से। हमने कहा था ना ऑडिट के दौरान हम ये वर्ड बोला करेंगे TCWG, डू स्टार्ट विद गवर्नेंस। हमने किसी जगह पे कानून की कंप्लायंस नहीं देखी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था जब आप किसी को पेमेंट करो और आप विद होल्डिंग एजेंट हो, आपने उसका टैक्स काट के पैसे देने हैं उसको, और वो टैक्स आपने 7 दिन के अंदर अंदर FBR को जमा भी करवा देना है, और उसके CPR की कॉपी, कैश पेमेंट रिसीट की कॉपी उस क्लाइंट जिसका आपने टैक्स काटा, जो भी आपका कस्टमर था, अगर आपने उसका काट लिया टैक्स, कस्टमर ज्यादातर आपका टैक्स काटता है, आप अपने सप्लायर्स के टैक्स डिडक्ट करते हो। वो हम देखेंगे, एक होता है टैक्स की डिडक्शन करना, ठीक है ना, टैक्स विद हेल्प करना। वो क्या डिफरेंस है, वो आप जब टैक्स पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होता है। अब मैं सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज पे की, तो आपने उसका टैक्स डिडक्ट कर लिया, और आपने FBR को टैक्स जमा करवा दिया, और आपने अपने एम्प्लॉयज को वो CPR, कैश पेमेंट रिसीट की कॉपी प्रोवाइड कर दी। आपने कहा देखो आपके बिहाफ पे मैंने इतना टैक्स FBR को जमा करवा दिया है, जब आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिएगा तो ये आप रेफर कर दीजिएगा कि इतना टैक्स ऑलरेडी मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे बिहाफ पे जमा करवा दिया, बाकी इतना रह गया ये ले लीजिएगा मेरे से। अब आपने देखा कि एम्प्लॉयज को सैलरीज तो पे हो रही हैं लेकिन टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा, सप्लायर्स को पेमेंट्स तो हो रही हैं लेकिन उसका टैक्स काटा नहीं जा रहा, या टैक्स तो कट रहा है लेकिन जितने टाइम के अंदर अंदर FBR को जमा होना चाहिए था उतने दिनों में जमा नहीं करवाया जा रहा। किसी भी तरीके से कानून की नॉन कंप्लायंस अगर हो रही हो तो क्या आपका हक नहीं बनता कि आप डायरेक्टर्स को बताएं, ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने बनाई है उन्हें बताएं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कानून की कंप्लायंस नहीं कर रही है। कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपकी और भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, क्यूरीज हो सकती है, आपको गाहे बगाहे कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। डायरेक्टर्स दो साथ विद गवर्नेंस जिन्होंने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हुए ऑर्गेनाइजेशन में, आपने ऑडिट के दौरान देखा कि कंट्रोल्स उस तरह से इंप्लीमेंटेड नहीं है जिस तरह से डायरेक्टर्स ने डिजाइन किए हुए हैं। इंप्लीमेंट तो हो गए लेकिन ऑपरेट ही नहीं हो रहे। आपने बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदी, खरीद के लगवा दी, जो भी इंप्लॉय आएगा वो अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा, इन होते हुए भी आउट होते हुए भी। अब वो बायोमेट्रिक डिवाइस पे कपड़ा गुलाफ चढ़ा हुआ है, उसको तो उतारता भी नहीं है और उस पर अटेंडेंस भी नहीं मार्क की जा रही। आपने कंट्रोल तो लगा दिया लेकिन वो इफेक्टिवली ऑपरेट तो हो ही नहीं रहा। आपका हक नहीं बनता आप बताएं दोस्त साथ विद गवर्नेंस को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो आपको कम्युनिकेट करनी होती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ एडिशनल मैटर्स आपको रिपोर्ट में बताने होते हैं जिसे हम कहते हैं की ऑडिट मैटर्स। आप बता दें मुझे की ऑडिट मैटर्स भी बताना। की ऑडिट मैटर्स भी बताने पड़ सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, और किसके मुताबिक? ISS 701 के मुताबिक। तो मैं वो भी बताऊं, आप उन्हें ये बता दें। इसके अलावा उन्हें ये भी बताएं, देखिए मैं ऑडिट करने वाला हूं, ऑडिट में मेरी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ऑडिट को करने से पहले ऑडिट को प्लान करूंगा और ISS के मुताबिक प्लान भी करूंगा, और इन ऑडिट को प्लान करने के बाद मैं परफॉर्म भी करूंगा। लेकिन फिर भी मुमकिन है कि मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रह जाए, मैं डिटेक्ट ना कर पाऊं, और हो सकता है कि वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल भी हो, और मटीरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है। हर गलती जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है, हर मिस स्टेटमेंट जो मटीरियल भी है, एरर की वजह से भी हो सकती है, फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है। जरूरी नहीं है
मैं हर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाऊं। क्यों नहीं कर पाऊंगा? इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से। बता दे मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट को बता दें कि मुझे कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ सकती है प्लान करते हुए ऑडिट को, और ऑडिट को प्लान करने के बाद मुझे परफॉर्म करते हुए भी कुछ अरेंजमेंट्स करनी पड़ सकती है। ठीक होगा जी बच्चे? तो उन्हें बता दें, और आप उन्हें ये भी बता दें कि मैंने आपके साथ वादा किया होगा। ये देखिए, ये ऊपर एग्रीमेंट वादा होता है ना, आपका मेरे साथ वादा है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, कुछ मेरी हैं, कुछ आपकी, हमारी, तुम्हारी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने डिस्कस कर ली, इंगेजमेंट लेटर में लिख ली। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को माना और ये सिग्नेचर कर डाले। मुआहिदा हो गया, हमारा वादा हो गया। ऑडिटर जब ऑडिट मुकम्मल करेगा, मैनेजमेंट को कहेगा मैनेजमेंट मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो। मैनेजमेंट कहेगी वो क्यों दूं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों दूं? हमने कहा जो तुमने वादा किया था कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दोगे, ऐसे बना के दोगे कि उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगी, ना ही एरर की वजह से, ना ही फ्रॉड की वजह से, तुम हमें सब बातें बताओगे, तुम्हें हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्सेस प्रोवाइड। तुमने वो वादा पूरा कर डाला, वादा निभा कर डाला। आप ये लिख के दो, आपने जितनी भी बातें हमारे साथ मुआहदे में तय की थी वो सारी की सारी फुलफिल कर दी, मान ली वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट से कहेंगे मैनेजमेंट हमें ये बताओ। ठीक होगा जी बच्चे? कुछ बातें मैं आपको जब आप पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। फी और उसकी बेसिस क्या है? फीस चार्ज करनी है ना ऑडिटर ने, और फी किस तरह से कैलकुलेट की हुई है, किन बेसिस पे कैलकुलेट की हुई है, वो भी बता दो। कैसे कंप्यूट करनी है आप, वो भी बता दो। और ये भी बता दें कि मैनेजमेंट तुम अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने तुम्हें बताई है, तुमने उसको समझ लिया, जान लिया, एक्नॉलेज कर लिया, और तुमने कबूल भी कर लिया। तो ये बचे एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल कंटेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। पढ़ना शुरू करें, ये आपके सामने है। जहां पे आपको दिक्कत हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। बच्चे थर्ड पॉइंट ये होता है कि कुछ बातें जो बड़ी अहम होती हैं ऑडिट के दौरान, जिनको हमने कम्युनिकेट किया हुआ होता है दो साथ विद गवर्नेंस, हमें लग रहा होता है, हमारी प्रोफेशनल जजमेंट हमें कहती है, या बाज औक़ात कानून की तरफ से भी जिम्मेदारी होती है ऑडिटर की कि ऑडिटर उन बातों को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऐड करे, और वो जिस पॉइंट पे ऐड करता है उसे कहते हैं की ऑडिट मैटर्स। हम बड़े डिटेल से एक एक बात पढ़ेंगे। इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे पूरा पूरा एक स्टैंडर्ड मौजूद है। जैसे ISS 701, ये एक पूरा स्टैंडर्ड है, हमें पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें ये बात समझ में आएगी कि की ऑडिट मैटर का मतलब क्या होता है और ये कब ऐड किया जाता है, और इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी सिर्फ नाम था, वो मैंने आपको समझा दिया। पढ़ लें बच्चे इसको। जी जुनेद, रिटेंशन का टॉपिक है ये, रिटेन करने पड़ेंगे आपको। मुस्तजाब बच्चे, ये ऑडिटर की अपनी प्रोफेशनल जजमेंट है, वो डिसाइड करेगा कि इसमें कौन सा पॉइंट उसने ऐड करना है। डिपेंड करता है वो किस क्लाइंट के साथ, किस मैनेजमेंट के साथ और किस कैलिबर की मैनेजमेंट के साथ मुआहिदा करने वाला है, ये उसने डिसाइड करना है, क्लाइंट नहीं कहता।
जी सर क्लियर है। अगले पॉइंट्स पे पढ़ लें बच्चे। सर ये IAC 200 हमने कल स्टार्ट करवाया था। नहीं, मैंने ईद से पहले स्टार्ट करवाया। तो सर टेस्ट में सर 210 से सर आएगा सर, आज तक जब जहाँ तक बढ़ लेंगे। जी जी सर। ऑडिटर की लायबिलिटी किसी एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में कि अगर कोई वो इंफॉर्मेशन डिटेक्ट नहीं कर पाता, कोई मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो उस पे किसी तरह का कोई मुकदमा, कोई लिटिगेशन का ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो बता दिया जाता है कि यदि कोई ऐसी तो नहीं है कि ऑडिटर की लायबिलिटी लिमिट हो या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकता है किसी टेरिटरी में ऐसी सिचुएशन हो। देखो मुजम्मिल, जो मेन कंटेंट्स हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक वर्डिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ऑडिटर ऐड कर देता है। लेकिन ऑडिटर को लग रहा होता है जैसे आप किसी अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, मुआहिदा कर रहे हो, तो शायद आप उसको आसानी से बात ये समझा पाओ। लेकिन अगर आप किसी लेमैन को बता रहे हो और लेमैन को आप ये कह दो कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ अपना एक एक्सपोजर डिस्कस करता हूँ कि एक डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के साथ कुछ था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी, कोई काम था उनके साथ, तो वो मुझे कह रहे हैं कि जी आप ऑडिट करते हैं तो इसका मतलब है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब कोई गलती नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब गलती गुनाहों से पाक हो चुकी हुई है। मैं उन्हें समझा रहा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी भी स्टिल कोई गलती मौजूद हो और वो मटेरियल भी हो सकती है। तो उनका अगला सवाल क्या होता है, कहते हैं फिर ऑडिट करवाने का फायदा ही क्या अगर हमें लग रहा है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी भी ठीक नहीं है। क्या फायदा? क्या मैं उन्हें ये बात आसानी से समझा पाऊंगा? क्या वो लोग आसानी से, उनके तो माइंड में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मौजूद होगी जिसे हम एक्सपेक्टेशन गैप भी कहते हैं। वो तो ये जान के बैठे हुए हैं कि ऑडिटर का काम होता है हर गलती ढूंढना, ऑडिटर का काम होता है फ्रॉड को डिटेक्ट करना, ऑडिटर 100% आइटम्स चेक करता है, एक एक आइटम चेक करता है, ऑडिटर एग्जामिनेशन ही इन्वेस्टिगेशन करता है। डंडा उसके हाथ में होता है, वो जितने भी क्लाइंट के एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें बंद कर देता है और बस शुरू कर देता है। ऑडिट हो रहा होता है, आवाजें निकल रही होती है और पता चल रहा होता है जी ऑडिट हो रहा है। मार्कुट ऐसी सिचुएशन तो है नहीं, ये तो एग्जामिनेशन, हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करते हैं। तो हमें फिर ये डिपेंड करता है, ये फैक्टर्स, ये एडिशनल पॉइंट्स हमें कब जरूरत पड़ सकती है और किस मैनेजमेंट के लिए और किस क्लाइंट के लिए जरूरत पड़ सकती है, ये ऑडिटर को खुद डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो वो ऑडिटर ज्यादा इलेबोरेशन, ज्यादा अच्छे तरीके से समझाना चाहता है, तो वो एडिशनल पॉइंट्स में ये बातें बता देता है ताकि किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक क्लाइंट के फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हो और आपने कहा जी मैं पिछले ऑडिटर से कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। अब वो मैनेजमेंट कहती है जी आप क्यों पिछले ऑडिटर से कम्युनिकेट करेंगे, हम नहीं आपको इस बात की इजाजत देते। और अगर आपने यही बात एग्रीमेंट में लिख दी हुई है कि हो सकता है मुझे प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट करना पड़ जाए, तो आप मुझे इस बात की इजाजत देंगे, तो तब मैनेजमेंट आपको नहीं रोकेगी क्योंकि आपने एंगेजमेंट लेटर में ये बात, एग्रीमेंट में पहले ही ये बात लिख दी हुई है। ऐसा भी हो सकता है किसी काम को करवाने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाए, वो शायद आपको काम ना आता हो, तो आप पहले ही लिख दें एंगेजमेंट लेटर में, हो सकता है मुझे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाए, और अगर मुझे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी उसकी फीस भी आप ही देंगे, मैं नहीं अपनी पॉकेट से दूंगा। ऐसा ना हो कि आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़े, आप एक्सपर्ट को बुलवाएं, काम करें और मैनेजमेंट से कहें इसे फीस दो, मैनेजमेंट के किस बात की, अपनी पॉकेट से दो, आपने तो हमें नहीं बताया था। तो आप पहले ही बता दें, हो सकता है ऑडिट के दौरान मुझे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाए,
अगर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी, मुझे उससे काम करवाना पड़ा, तो उसकी फीस आप ही देंगे, ये बात याद रखिएगा। और ये भी बता दें, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरनल ऑडिटर हुआ तो हो सकता है मैं उसके काम को इस्तेमाल करता। ठीक होगा जी बच्चे? तो बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा। इरम बच्चे थर्ड पॉइंट कौन सा आपने कहा? थर्ड लास्ट पॉइंट, अच्छा सॉरी, थर्ड लास्ट पॉइंट। बच्चे मैंने अभी बताया कि ऑडिटर की कोई लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करवा देना किसी टेरिटरी में, कि ऑडिटर ये कि ऑडिट करे और उसके बाद उस पर कोई लिटिगेशन का कोई मुकदमा चल रहा हो, उस पर क्लाइंट मुकदमा करते कि जी अभी गलती मौजूद थी, ऑडिटर ने ऑडिट किया और ये गलती तो डिटेक्ट नहीं की, इसने जितनी भी फीस ली है इससे हमें वापस लेके दी जाए, इसने ऑडिट ठीक नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई है तो आप बता दें रिस्ट्रिक्शन, आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट ऐसी हो सकती। ठीक है जी बच्चे? जी बच्चे, any reference to any further agreements between the auditor and the entity। अगर इसके अलावा भी ऑडिटर और एंटिटी का कोई और किसी काम पे एग्रीमेंट है तो आप उसका रेफरेंस देना चाहते हो तो वो भी बता दो। जैसे आप टैक्स कंसल्टेंट भी हो तो आप बता दो कि मैं आपकी कंपनी का टैक्स कंसल्टेंट हूँ। लिस्टेड कंपनी के केस में आपको पता है ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन के पास नहीं हो सकती, कि वो ऑडिटर भी हो और साथ में टैक्स कंसल्टेंट भी हो। लेकिन हो सकता है किसी और काम के लिए, जैसे आप कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहे हो, कोई मैनेजमेंट को कोई और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो या एश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उसका भी रेफरेंस कोट कर सकते हैं इंगेजमेंट लेटर। ठीक है जी बच्चे? अच्छा, आपने काम किया, जब आप काम करते हो तो काम करते हुए आप वर्किंग पेपर अपने बनाते हो, वो कहलाते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। समटाइम वो ऑडिट वर्किंग पेपर आपको किसी थर्ड बॉडी, किसी रेगुलेटरी बॉडी को भी प्रोवाइड करने होते हैं, तो आप बता दें कि वो वर्किंग पेपर मुझे इस बॉडी को भी शेयर करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। जब तक आप मैनेजमेंट से इजाजत नहीं लोगे, क्लाइंट से इजाजत नहीं लोगे, तब तक आप वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। तो आपने वो भी बताना है कि मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि जो भी मैं काम करूंगा उसके जो भी वर्किंग पेपर होंगे मुझे इस बॉडी के साथ शेयर करने पड़ेंगे। जी जुनेद बच्चे, बात क्लियर हो गई है आपको? अब मुझे बताएं बच्चे, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? सब बातें क्लियर हो गई हैं? बात समझ नहीं आई सर। हसनैन शहबाज बच्चे, अगर आप टाइप कर देना तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा, मुझे आवाज नहीं आपकी सही आ पाएगी, माजरत। जी हसनैन शहबाज बच्चे, वर्किंग पेपर ये, जैसे आपने फिक्स एसेट की वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन करते हुए आपने एक वर्किंग पेपर बना डाला, मैनेजमेंट ने आपको इंफॉर्मेशन पेपर बना के दिया जिनमें डिटेल्स थी और आपने काम करते हुए उस पे भी कोई काम किया, वो आपका वर्किंग पेपर कहलाता है। ठीक है जी बच्चे? अब आप वो वर्किंग पेपर आप अपने पास रखते हो, वो आपकी कस्टडी में रहता है। इस पे एक स्टैंडर्ड है ISA 230, वो बताएगा हमें कि आपने ऑडिट डॉक्यूमेंट आपके हैं और आपने अपने पास रखना है। फिक्स एसेट के भी हो सकते हैं, टैक्स की वर्किंग से रिलेटेड, जिस हेड पे भी आप काम करेंगे, सेल्स से सैलरीज पे, आप किसी में भी काम करते हैं, वो आपके वर्किंग पेपर्स। अब वो वर्किंग पेपर्स आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, ऑडिटर अपनी कस्टडी में रखता है। हाँ, हो सकता है बवक्ते जरूरत उसको किसी और बॉडी के साथ इनको शेयर करना पड़ जाए, जैसे SCCP के साथ शेयर करने पड़ सकते हैं, इसी तरह से ICAP के साथ शेयर करने पड़ सकते हैं, मेंबर बॉडी के साथ शेयर करने पड़ सकते हैं। अगर आपको शेयर करने पड़ सकते हैं तो आप बता दें कि वर्किंग पेपर मैं इन बॉडीज के साथ शेयर कर सकता हूं। ठीक है जी? बाकी हम इंशाल्लाह वर्किंग पेपर बनाना भी सीखेंगे, और वर्किंग पेपर किसकी कस्टडी में होते हैं, कितने पीरियड तक ऑडिटर को अपने पास रखने होते हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, और इनमें चेंजेस कैसे आ सकती है, ये इंशाल्लाह डिटेल चैप्टर 4 में इनको डिस्कस करेंगे। जी हसनैन शहबाज बच्चे, बात क्लियर हो गई है आपको? जुनेद, आपको भी बच्चे बात समझ में आ गई है?
अच्छा बच्चे, ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपने खुद से सॉल्व करनी है कि व्हाई द ऑडिटर माइट विश टू इंक्लूड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फीस के बारे में इस वजह से बच्चे ऑडिटर करता है ताकि क्लाइंट, देखिए मैंने आपको शायद एक दफा आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि क्लाइंट की कोशिश होती है कि उसको बहुत अच्छी सर्विसेज मिले, और उसकी तो कोशिश होगी कि उसे बहुत सीनियर लेवल के लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब वो कहता है कि मेरी टीम या मेरे ऑडिट पे जब आप टीम लेके आए ना, तो जूनियर मेंबर ना लेके आइएगा, सारे ही सीनियर लेके आइएगा। अब वो ऐसी भी डिमांड हमसे कर सकता है, कर दे, हम उसे पहले ही बता देते हैं भाई सीनियर का पर और रेट ये है, अगर ये काम जूनियर से करवाएंगे उसका पर और रेट ये होगा, और अगर सेमी सीनियर करेगा तो ये रेट होगा, मैनेजर का ये रेट, सुपरवाइजर का, ताकि उसे पता हो कि ये वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंगली इतनी फीस मेरी बन रही है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप उसे टाइम टेबल भी बता दें कि भाई हमें इस टाइम तक ऑडिट मुकम्मल करना है, ये हमारा प्लानिंग फेज होगा, फिर उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद हमारे फाइनल मैटर्स डिसाइड होंगे, फिर हम ओपिनियन फॉर्म करने के बाद ये आपके साथ जो फाइनल डिस्कशंस होगी, और इस टाइम डेडलाइन तक हम अपने ऑडिट को मुकम्मल करेंगे, ताकि वो आपको बहुत ज्यादा फोर्सफुली या आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे कि मुझे रिपोर्ट जल्दी प्रोवाइड कर दो, और आप अभी काम भी ना पूरा कर पा रहे हो और वो कहे कि नहीं मुझे रिपोर्ट तो अभी दो। और जो भी एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंटेंट्स ऑफ द लेटर होती है कि आपने हर जो भी कंटेंट है एंगेजमेंट लेटर का, उस पर मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट लेनी है कि मैनेजमेंट ने आपकी इस बात को जो आईएसएस के मुताबिक आपने की उसको समझ लिया और कबूल भी कर लिया, ताकि ड्यूरिंग द ऑडिट कोई प्रॉब्लम ना हो सके। मैनेजमेंट के हमने तो इस बात को ऐसे समझा था, आप तो ऐसे कह रहे थे, हम तो नहीं मानते इस बात, ऐसा ना हो। बाज़ औक़ात किसी काम को करवाने के लिए हमें स्टाफ मेंबर की जरूरत पड़ सकती है, जो क्लाइंट का स्टाफ होता है, तो हम उन्हें पहले कह देते, वो ये ना हो कि बाद में ये कहें जी जी हमारा स्टाफ तो आपके लिए काम नहीं करेगा, आप खुद काम करें, हम क्यों अपने स्टाफ से कहें कि वो आपके लिए काम करे, हमारा स्टाफ फारिग नहीं है, ऐसा नहीं। हो सकता है वो छुट्टियों पे जा रहा हो या वो कहीं मौजूद ना हो, तो हमें पहले कहना होता है कि हम इस दिन से इस दिन तक ऑडिट पे आएंगे, आपने अपने स्टाफ जो भी रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, आप उन्हें अवेयर कर दें कि इस दौरान वो छुट्टियां ना करें, वो अवेलेबल हो, ताकि हमें जब जरूरत पड़े हम उनसे वो इंफॉर्मेशन इंक्वायरी कर सकें और अच्छे तरीके से अपने प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकें। ठीक है जी बच्चे, तो इस एग्जाम्पल को बच्चे इलेबोरेट भी किया हुआ है, आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। यहां तक हो गया बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे, सब बातें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को? चलें ठीक है जी, कोई मसला नहीं, यहीं पे रुक रहा हूं मैं, यहां तक कि आप लोगों का टेस्ट होगा, सिर्फ 2 पेजेस है मैक्सिमम टेस्ट में, एक पेज नंबर 7 है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 7 है और पेज नंबर 8 है, और ये एग्जांपल्स है सिंपल सी, तो ये 2 पेजेस का कल टेस्ट है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन रह गया रिकरिंग ऑडिट का, और ये चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाए। तो कल सर बच्चे वो आप लोगों ने टेस्ट कल देना है, वाला सर लेक्चर 9:15 से 10 o'clock के इन बिटवीन आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना, अपना ख्याल जी रखिएगा। जी मैं बच्चे इंशाल्लाह सर, शेयर करूंगा कल का जी टेस्ट। सर, चलें, थैंक यू। ओके सर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।